हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन 2008 में हुए इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर फिर से हंगामा मच गया। भाजपा विधायक ओम प्रकाश यादव ने जवाब मांगते हुए वॉकआउट की चेतावनी दी। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला पढ़कर सुनाया, जिस पर सीएम नायब सैनी ने मामला शुरू से बताना शुरू किया तो हुड्डा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर सीएम कोर्ट के फैसले को लेकर जो बातें कह रहे हैं वो सच हो तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। तो वहीं अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा भर्ती मामले के साथ विज की उम्र को लेकर भी एक दूसरे से भिड़ गए। जनाब हाईकोर्ट की जजमेंट से ही पढ़ रहा हूं। जज साहब लिखते हैं, देयर इज नो फजिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन देयर पार्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट दे हैव connived with the recruitment board. They have neither used fluid nor scratched oral sheets. In these circumstances, it can be concluded that there were procedural irregularities or infidelities part of Hardeep Singh and Vijay Singh. ये हर केस बता दो, दूसरा बता देता हूँ. It means record of attendance sheet is not available as per. It means the committee has not formed conclusion opinion. The committee has not even primary phase form of opinion that there is difference in handwriting signature of candidates in both the session. The court cannot act investigating agency. The court here, from above decision, it can be gleaned that there was procedural infirmity or irregularity on part of commission. However, there is nothing on record to establish that there was fraud, suppression of facts or connivance on the part of candidate or selection committee. The report of the committee does not disclose that there was either fraud or entire selection was tainted. The court concludes that there were irregularities but no illegality was committed, which goes to roots of the selection process. It is well और फाइनल इन्होंने कटपुट किया. इन वेक ऑफ द अबाउट डिस्कशन फाइंडिंग द कोर्ट इज ऑफ कंसीडर्ड विद ऑपोजिशन दैट द इंस्टेंट पिटीशन डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड. कुछ है नहीं, मैं बताया भाई हाईकोर्ट का डिसीजन है, हाईकोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन. जनाब कोर्ट के डिसीजन पे कमेंट कर रहे हैं. सीएम साहब आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहिए तो कहें, उसके बाद ये जी मुख्यमंत्री ठीक है सर. मान्य देखिए, कल भी इसके ऊपर सदन में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है. ओम प्रकाश यादव जी ने कल एक विषय को लिया था, उठाया उन्होंने, क्योंकि अखबारों के अंदर छपा था. माननीय कोर्ट का एक फैसला आया जिसका अभी माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने भी उसको पढ़ा है. नहीं ठीक है, ये बीच बीच में मत बोलो भाई, ठीक है. नेता है वो, नेता है बस, ठीक है. बीच बीच में मत बोलो, ठीक है. एक मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में किस लिए बोल रहे हैं? किस लिए बीच में बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, अपनी बात रहे. शकुंतला जी एक मिनट जी. ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय. 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी. 20 इंस्पेक्टर की उनके इंटरव्यू लिए थे, और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि वो कोर्ट ने कहा. देखिए, कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन नहीं गया. कोर्ट ने नहीं. देखिए, अब माननीय अध्यक्ष जी, अब उसका उन्होंने डिसीजन दिया. डिसीजन उन्होंने ये दिया कि पिछले दिनों अभी कोर्ट के का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी.
ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, 16 वर्ष हो गए और 16 वर्षों के अंदर लगातार वो कोर्ट में चलता रहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है। वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका आरोप था और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। शून्यकाल से पहले कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि बजट में कुछ स्कीमों में बजट का प्रावधान किया गया है। मेरे पास 160 पन्नों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 215 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका 6000 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। सदन में इसको लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुमराह करने का काम किया है। मैं सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का प्रस्ताव रखता हूँ। कल जब बजट के डिस्कशन पे जब केरवाला साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ फिगर दिए थे, कुछ हेड्स, कुछ स्कीम, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे दिए थे जिनके ऊपर जो एलोकेटेड बजट था उस पर खर्च शून्य हुआ। मैंने जब ये चेक किया क्रॉस, तो मेरे पास भी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज बजट स्टेटस फॉर प्लान स्कीम फॉर द ईयर 2024-2025। इसी 15 तारीख को 4 दिन पहले ये प्रोसेस हुई है। ये प्रोसेस हुई है 15 मार्च को 12:27 पे। 162 पेज की रिपोर्ट है जी ये। इसमें उनके जो उन्होंने फिगर कोट किए थे उनको सपोर्ट मिलती है। जब उन्होंने कहा उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ढांडा साहब खड़े हुए, माननीय एजुकेशन मंत्री, इन्होंने कहा कि ये फिगर जो दिया है इन्होंने ये ठीक नहीं है। तो मेरा सबमिशन ये है आपके साथ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मेंबर कहता है कि भाई ये बजट, क्योंकि इसमें भी ऐसी 215 स्कीम है, ऐसी 215 प्रोजेक्ट जिस पे 6500 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ। तो ढांडा साहब ने जो कहा वो ठीक है या वो ठीक है, क्योंकि सदन की गरिमा है, सदन की गरिमा पर सदन को गुमराह नहीं किया। तो प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ लाना चाहिए और एक कमेटी बने या प्रिविलेज कमेटी बने, इस बात का फैसला हो कि सदन के ऊपर किसने मतलब सदन को गुमराह किया है। इस पर जवाब देते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि हमने तो सभी आरोपों को बहुत धैर्य से सुना। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कादियान को कहा कि वे अपने टाइम में ये बात रखें। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया। किसी ने गुमराह नहीं किया है। कुछ चीजें ऐसी है कि जिन चीजों पर अगर गलत बोला जाए तो संबंधित सरकार से कोई भी व्यक्ति उसके बारे में कह सकता है कि आपने गलत बोला है। कोई गलत बात नहीं बोली सर। बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने सदन में सवाल किया कि बल्लभगढ़ की शामलात जमीन में कब्जा है। उन्होंने कहा कि इसमें कुंदन कॉलोनी की 8 एकड़ जमीन में 1 एकड़ पर कब्जा है। मेरा ये कहना है कि सरकार की जमीनों पर कब्जे क्यों हो रहे हैं, साथ ही सरकार के नाम ऐसी जमीनों का म्यूटेशन क्यों नहीं किया जाता है। इसका जवाब देते हुए यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल ने बताया कि जमीन पर कब्जों को रोकने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कुछ मामले कोर्ट में होने के कारण यथास्थिति बनी हुई है। सरकार इन मामलों को लेकर आगे जा रही है। दूसरी ओर कई जमीनों पर कब्जा नहीं है। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने सवाल को 2 भागों में पूछा है कि क्या गांव कोसली में तहसील के सामने 75 एकड़ भूमि पर जो कॉलोनी बसी है उसे नियमित कर दिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 75 एकड़ जो भूमि तहसील के सामने है HDFC कॉलोनी, उसके साथ साथ दूसरी संजीवनी अस्पताल कॉलोनी जिसका ID नंबर 13211 है और क्षेत्रफल 5.67 एकड़ है, उन दोनों कॉलोनियों को वहां पर नियमित कर दिया गया है।
और दूसरा 8 कॉलोनी के बारे में सदस्य ने पूछा है, तो 8 जो कॉलोनी है नीचे डिप्टी कमिश्नर की जो कमेटी है उसके तहत वो विचाराधीन है, उनका एग्जामिन चल रहा है, रिपोर्ट आते ही उन पर जो भी है निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद सर। श्री मनमोहन बढ़ाना। प्रश्न 117। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने अपना सवाल जो पूछा है वो चिंता जताई है कि हरियाणा सरकार के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जो रेगुलर उनको रोकथाम के लिए भी जो नई नई कॉलोनियां हो रही हैं उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो मैं माननीय सदस्य का पूरा डिटेल जो पटल पर रख दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इसके अंदर तहत तो टोटल 1/1/2015 से लेकर 1/10/3/2025 तक 6904 अनधिकृत कॉलोनियों का पता लगाया गया। उसमें से 26,650 एकड़ पर बनी हुई 3937 कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम किया गया और जबकि 1879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का काम किया गया। और उसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा 1/1/2015 के बाद ऐसी कॉलोनियों को 25,254 एकड़ भूमि पर फैली 2145 कॉलोनियों को नियमित करने का काम भी किया। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर सैकड़ों कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया, उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया। और उसके अलावा जो अनऑथराइज कॉलोनीज काटते हैं उनके तहत 7A के तहत हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और जगह जगह पर बोर्ड लगाकर लोगों को अवगत कराने का काम भी किया है कि इस तरीके की कॉलोनीज में प्लॉट ना खरीदें। और सरकार ने इसके तहत जो है 2 जो अपना नई स्कीम्स लाने का काम भी किया। अफोर्डेबल स्कीम जो है और दीनदयाल योजना कि छोटे छोटे शहरों पर जो रेगुलाइज कॉलोनियां जो ऑथराइज कॉलोनियां वो डेवलप हो सके, अनऑथराइज कॉलोनीज ना हो सके। लेकिन जो सदस्य ने यहाँ आज उठाया इनकी चिंता जायज है। हमें और भी ज्यादा सख्ती करने का इस पे जरूरत है कि हरियाणा के अंदर जो इतने सब सुविधाओं के बावजूद भी अनधिकृत कॉलोनियां बन रही है उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा भी हुई है और कड़ाई करने का काम हम लोग जल्दी करेंगे। रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है। इन जिलों से जितने भी सैंपल लिए गए वो पीने के योग्य नहीं पाए गए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले ऐसे हैं जहां का पानी बेहद खराब है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां 9.5 मीटर तक ग्राउंड वाटर डाउन हुआ है। 1 लाख हेक्टेयर से अधिक ऐसी भूमि है जो लवणीय हो चुकी है। ये पूरे प्रदेश का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा एक प्रांत के, एक प्रदेश के लिए है, इसीलिए विपक्ष भी बोले और सत्ता पक्ष भी बोले, क्योंकि इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। जो इस टाइम हमारी सिचुएशन चल रही है और हमारे पास एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2004 की जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने दी है उसमें बहुत सारे अलार्मिंग फैक्ट्स जो हैं वो हरियाणा के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले ग्राउंड वाटर is a critical source of water security, supporting drinking water supply, irrigation industry across the globe. India is the world's largest user of the groundwater, और 80% domestic water in rural areas, urban areas वो ग्राउंड वाटर से होता है। और हरियाणा में ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे जीवन की बैकबोन है। वाटर सप्लाई मैनी ऑफ द रीजन्स स्टेट ऑलमोस्ट रिलाय ऑन द एक्यूफायर, मीन्स के जमीनी पानी फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। दिस रिसोर्स underpins the Haryana agrarian economy and sustain its population where surface is limited. However, Haryana groundwater is under severe stress, both in quality and quantity, making this is an urgent issue. बड़े लंबे समय से ओवर एक्सटेंशन पानी का हो रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है और हरियाणा की जो विड्रॉल है एनुअल रिचार्ज तो कम है,
137% ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बाहर आता है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, हरियाणा की ये लाइफलाइन होने के साथ भी 92% अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। डोमेस्टिक यूज जो होता है इसका 5% है और 3% जो है वो इंडस्ट्रियल यूज है। इतना और सबसे बड़ी बात यह है ऑनरेबल स्पीकर सर कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक वर्ड है इनकी इरिगेशंस की पानी के बारे में, जिसे ईसी कहते हैं। इसको सैलिनिटी को मापा जाता है कि कितना वाटर जो है सलाइन है। आप भी किसान खुद है, किसान के बेटे हैं, आप अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि लार्जर पार्ट्स ऑफ द सदर्न हरियाणा और वेस्टर्न हरियाणा के हमारी जो मेन स्टडी आई है उसमें ग्राउंड वाटर ईसी वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -0 इन सम नॉर्दर्न पॉकेट्स अबाउ 1500 सैलिनिटी का वो सारा आता है। वर्ष 15,000 और जो 3,000 सैनिटरी लेवल है वो बहुत हाई गिना जाता है सलाइन एंड जनरली अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। वर्स हिट डिस्ट्रिक्ट्स आर मेवात, नू, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, सिरसा, वेयर एज मैनी एज 70 सैंपल लिए गए और सब में सब कुछ पाया गया। ये एनुअल ग्राउंड रिपोर्ट भारत सरकार की है जिसमें सारे भारत के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट जिसमें ईसी वैल्यू बहुत ज्यादा है चुने गए। और स्पीकर सर ताजुब होगा कि उस 15 टॉप में 6 जिले जो है हरियाणा के आते हैं। मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये नायाब बजट है। इस बजट में उद्यमियों, मजदूरों, गरीब, किसान, युवा, महिला सबको साधा गया है। इस बजट ने नए आयाम स्थापित किए हैं। इस बजट में साल 2047 का विजन दिखता है। सबसे अहम बात यह है कि इस बजट में हर विधायक को अपने अपने हलके में विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस बजट में अनेक दूरदर्शी व समावेशी नीतियों की घोषणा की गई है जो हरियाणा राज्य के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हर वर्ग, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, औद्योगिक वर्ग हो, सबकी खुशहाली के लिए अत्यंत लाभकारी व कल्याणकारी बजट है जिसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों के लिए 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट एक जनता के लिए एक वरदान है। हर वर्ग के लोगों ने इस बजट की भरपूर सराहना की है क्योंकि यह बजट आम नागरिक की जरूरतों को प्राथमिकता देने, सामाजिक कल्याण तथा सभी भारतीय के लिए उज्जवल भविष्य की सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट से हरियाणा प्रदेश की विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। मुझे कहने में कोई अशोक नहीं है कि श्री नायब सिंह जी का यह एक सक्षम, सुरक्षित और नायाब बजट है क्योंकि श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी उद्यमियों, व्यापारियों, योग्य युवाओं, सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। इस बजट में नए नए आयाम स्थापित किए हैं जिसमें 2047 का रोड मैप
है। जैसे अपने हलके में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि की घोषणा, जिसके तहत हर विधायक को 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों की स्वीकृति किए जाएंगे। 2047 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल, हर साल मैथ ओलंपियाड, कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को बीमा सुरक्षा, कर्मचारी वर्ग को यूपीएस का लाभ, सैनिकों के लिए भर्ती का सम्मान तक की योजना, 754 गांवों में महिला चौपाल, हर जिला में अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, हर गांव में स्मार्ट गली, हर शहर में 4-5 किलोमीटर व हर जिले में 10-15 किलोमीटर लंबी सड़कों स्मार्ट मार्ग करना, 10 MIT महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 रुपए प्रतिमाह इस साल से स्टार्टअप व विनिवेश के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड्स हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल के व HKRN द्वारा युवाओं को विदेश जाने के लिए डंकी रूट से बचाना आदि आदि इस बजट में शामिल है। मिशन हरियाणा 2047 के तहत 2047 तक राज्य की GDP को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से घोषणा पत्र के 90 संकल्प पूरे कर लिए गए हैं तथा 200 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सीएम साहब ने जो संकल्प पत्र में कहा है उसको भी पूरा करने का काम किया है, लगातार उसको पूरा कर रहे हैं। जहां तक महिलाओं लाडो लक्ष्मी योजनाएं की जो बात कही गई थी, पहले ही बजट के अंदर उसमें 5000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि आपने महिलाओं को क्या दिया, महिलाओं को आपने घोषणा की। पहले बजट के इंतजार से पहले ही इस तरीके के सवाल सरकार से किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो उन्होंने कहा है वो करने का काम किया है। चाहे नौकरियों की बात हो, उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे ही शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं के घर पे बिना पर्ची बिना खर्ची सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि मैं सत्ता पक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तब मेवात जिला बना था, तब यहाँ कॉलेज बना था, यहाँ 3 बस अड्डे बने थे, तब मेवात में चहुमुखी विकास हुआ था, कोटला झील विकसित की गई थी, दर्जनों बिजली घर बनाए गए थे, शानदार न्यायिक भवन बनाए गए थे। जब से ये सरकार आई है 10 साल से एक पत्थर मेवात में नहीं लगाया गया। सर, मेरी कुछ डिमांड है। जैसे एक तो पंचायती राज जो ग्रामीण विकास है, ये गांव में विकास के लिए मंत्री जी बैठे हैं, सरपंचों के लिए बस PRI का पैसा आता है जिससे गांव का विकास नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूं कि सरपंचों को और ज्यादा मजबूत किया जाए, उनको पैसा दिया जाए ताकि जो गांवों में काम अधूरे हैं, फिरनी है, रास्ते हैं और भी काम है वो पूरे किया जाए। मेरे कुछ समस्याएं हैं जो मैं रखना चाहता हूं। एक तो मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 248 को शीघ्र 4 लाइन की मांग करता हूं। नहू में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, इसकी मांग करता हूं। और गुरुग्राम सोना नहू अलवर रेलवे लाइन का निर्माण अति शीघ्र किया जाए। नहू में जो ये हमारे सेक्टर्स हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की, ये बनाया जाए। मानीखेड़ा हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर खोला जाए। नहू में जिमखाना क्लब और वो स्टेडियम की स्थापना की जाए। सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि ये जो बजट है वो बहुत ही बेहतरीन है, ये सबके लिए है। ये जो विपक्ष के लोग बजट को दिशाहीन बता रहे हैं, उनको पीछे मुड़ने की जरूरत है। तब की सरकारें जब बनती थी तब सिर्फ कुछ ही जगहों पर फोकस किया जाता था। ये आज की सरकार सबको सबका हक देने का काम कर रही है। लोगों को महसूस हुआ है कि मेरिट के आधार पर नौकरी लगनी चाहिए। आज उन परिवारों की नौकरी लगी है जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही कोई सिफारिश। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।